अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बेटा, आज का जो टॉपिक हमारा है वर्क पावर और एनर्जी में, वो है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज से हम स्टडी करने जा रहे हैं इस यूनिट के। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको वर्क डन पढ़ाया है, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स की वर्क डन हो या वेरिएबल फोर्स की वर्क डन हो, हमने पढ़ा है विद एग्जांपल्स। आज के इस क्लास में या आज के बाद हम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं जिनको हम वर्क एनर्जी थ्योरम्स कहते हैं। और इस यूनिट में हम 3 थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3। और जैसे लॉज ऑफ मोशन में हमने 3 लॉज पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और बहुत ही ज़्यादा अहमियत है उन लॉज की मैकेनिक्स में। इसी तरह ये जो 3 थ्योरम्स हम पढ़ेंगे इस यूनिट में, थ्योरम नंबर फर्स्ट, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है इनकी, या बहुत ही ज़्यादा अहमियत आप कह सकते हो मैकेनिक्स में इनकी है। तो बेटा पहली जो थ्योरम हमारी है वो उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी। दूसरी थ्योरम जो हमारी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। और तीसरी जो थ्योरम हमारी है उसमें मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो आज के बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बेटा इसके हम 3 एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। वर्क एनर्जी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, 3 एस्पेक्ट इसके पढ़ेंगे हम। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 2 एंड थ्योरम नंबर 3। इसका मैं एक जनरल सा आउटव्यू आपको देता हूं ताकि आपके जहन में ये बात पहले से ही रहे कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन कौन सी चीज पढ़ने जा रहे हैं। बेटा पहली थ्योरम जो है इसको हम कहते हैं वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ये हमारी पहली थ्योरम है जो आज हम स्टडी करेंगे। दूसरी थ्योरम हमारे पास जो है दैट इज वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। तो दूसरी थ्योरम में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी क्या रिलेशन है वर्क के साथ, वो पढ़ेंगे। तीसरी थ्योरम में हम बेटा पढ़ेंगे वर्क मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, बेसिकली हमारे पास जो एनर्जी है, एनर्जी 2 टाइप्स की अवेलेबल होती है एक बॉडी के पास या एक सिस्टम के पास। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और दोनों को मिला के, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिला के हम बेटा कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो आज के इस क्लास में हम काइनेटिक एनर्जी पहले पढ़ेंगे, फिर इसको रिलेट करवाएंगे वर्क के साथ और इस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। अगले क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी पहले डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको रिलेट करवाएंगे वर्क के साथ और थ्योरम डिस्कस करेंगे, वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। तो लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिकल एनर्जी को तो ये तो हमने पढ़ा ही होगा। जब हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अंडरस्टैंड करेंगे तो दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो फिर इस मैकेनिकल एनर्जी को हम वर्क के साथ रिलेट करके हम पढ़ेंगे वर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम्स। तो बेटा ये 3 थ्योरम्स हमारे पास अवेलेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी थ्योरम्स। ठीक है बेटा, तो आज का जो टॉपिक है, आज हम ये वाली चीज डिस्कस करेंगे, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। और इसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले जो बात हम अंडरस्टैंड करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हम बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले याद रखेंगे, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा जहां तक काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक है, सवाल है, पहली बात होती है हमेशा कि एक बॉडी कब काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। दूसरी बात होती है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी। ठीक है, तो पहली बात जो है इसका जो आंसर है कि एक बॉडी का कब काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेगी, बेटा इसके लिए जो रीजन है दैट इज मोशन है रीजन फॉर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। जो भी बॉडी है, अगर बॉडी के पास मोशन है तो बॉडी विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अब सिंपली हम 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली बिकॉज ऑफ मोशन। अब मोशन में है बॉडी, तो इस मोशन की वजह से ये बॉडी एक एनर्जी पोजेस करेगी, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब मोशन कोई भी हो,
याद रखो बेटा, मोशन कोई भी हो, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, चाहे वो ऑसिलेटरी मोशन हो, चाहे वो रोटेशनल मोशन हो, कोई भी टाइप ऑफ मोशन हो, अब मोशन है बॉडी के पास तो बॉडी पोजेस करेगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पहली बात इस काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन। इसका जो रीजन है दैट इज मोशन। जब भी एक बॉडी मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो मैंने कहा मोशन कोई भी हो, ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, ऑसिलेशन हो, कोई भी मोशन हो, उस मोशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी पॉजेस करती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है तो उसको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब अगर मोशन रोटेशनल है तो उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब अगर ऑसिलेशन है तो अकॉर्डिंगली उसका नाम होता है। अब सिंपली हम जनरल तरीके में याद रखते हैं कि मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बेटा, दूसरी बात जो है, इस काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है, इसकी जो इक्वेशन है, ये भी सबको पता है, ये भी 7th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1/2 mv²। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ये दो चीजें डिसाइड करती हैं। एक तो डिसाइड करता है कि मास, एक बॉडी के पास मास कितना है। दूसरा ये डिसाइड करता है v इज द स्पीड, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसके पास स्पीड कितनी है। बेटा जितना ज्यादा मास या जितनी ज्यादा स्पीड बॉडी के पास होगी उतनी उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सो दिस इज एन इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको डिटरमाइन करना है कि बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप उसका मास और उसकी स्पीड देखो, वहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी। फाइन। और बेटा ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसमें याद रखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। सो इट डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले विद द डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन के साथ रिलेशन है वो कुछ नहीं है। अब बॉडी चाहे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इट हार्डली मैटर्स। अगर हर एक डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है तो हर एक डायरेक्शन या हर एक टाइम में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम होगी। ठीक है, तो ये जो स्केलर का कॉन्सेप्ट है इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये जो इक्वेशन है बेसिकली दिस इज 1/2 m, ये जो v² है दिस इज बेसिकली v.v, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेलोसिटीज। और आपको पता है जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं वहां से जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर आता है। सो अगर आपको इस इक्वेशन को वेक्टर टर्मिनोलॉजी में, वेक्टर नोटेशंस में लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं, ये जो v² है दिस इज बेसिकली v.v एंड यू नो a.a इज a², b.b इज b², सो सिमिलरली v.v इज v²। सो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डजंट हैव एनी रिलेशन विद द डायरेक्शन। डायरेक्शन जो भी हो एक ऑब्जेक्ट की, मोशन की डायरेक्शन जो भी हो, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू है ये खाली डिपेंड है कि उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है स्पीड का। ठीक है, और तीसरा जो बेटा एस्पेक्ट है इसका वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो वही है जो वर्क का है, दैट इज जूल। इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है बेटा। ठीक है, और इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिमम जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है दैट इज 0। एक बॉडी के पास, एक बॉडी मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी पॉजेस कर सकती है, द आंसर इज 0। वो कब, ये कब पॉसिबल है, 0 काइनेटिक एनर्जी कब होती है? द आंसर इज सिंपल, जब बॉडी रेस्ट में होगी। जब बॉडी रेस्ट में होगी उसकी स्पीड 0 होगी, स्पीड 0 होगी तो मोशन 0 है, मोशन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। बेटा काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। आगे हम जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। पर यहाँ पे आप याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जो वैल्यू है वो 0 है, वो तब होता है जब रेस्ट में होती है बॉडी। अब और जितनी बॉडी की मोशन बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उतना उसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है, सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बता दिया क्योंकि ये आपको पहले ही आई गेस पता होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें तो पहले ही हमने पढ़ी होती है, ये हम 9th क्लास से ही पढ़ते हैं।
तो इंपॉर्टेंट अब जो है इस काइनेटिक एनर्जी में जो हमें आज एक्चुअली डिस्कस करना है, दैट इज वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, तो चलो अब इस थ्योरम को हम स्टडी करते हैं. अब देखो बेटा, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम. तो हमने काइनेटिक एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लिए, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमने अंडरस्टैंड कर लिए. अब ये जो बेटा थ्योरम नंबर फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, इसका जो स्टेटमेंट है वो आप सुन लो. स्टेटमेंट है बेटा कि द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on a given particle, on a given system, on a given object is always equal to the change in its kinetic energy. बेटा स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है. ये जो थ्योरम है इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है वो बहुत ही सिंपल है, और वो यही है कि आप कोई भी पार्टिकल ले लो या कोई भी सिस्टम ले लो, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि इस पे टोटल वर्क डन कितनी हुई है, अंडरस्टैंड कर लो बेटा. आपने कोई सिस्टम ले लिया, कोई पार्टिकल ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब आप चाहते हो कि आपको ये देखना है कि इस पे टोटल वर्क डन कितनी हो गई है. अब टोटल इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं टोटल की बात कर रहा हूं. टोटल वर्क डन का मतलब है कि मान लो इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. अब जब इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो गई, इसका मतलब तीनों फोर्सेस ने कुछ ना कुछ वर्क की होगी. टोटल वर्क डन का मतलब है द सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्सेस. इस पे जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सारे फोर्सेस की जो कुल मिला के जो वर्क डन है उसको टोटल वर्क डन कहते हैं. और ये थ्योरम हमें स्टेट करती है कि द टोटल वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होती है, कितनी वर्क डन होगी एक पार्टिकल पे या एक सिस्टम पे या एक ऑब्जेक्ट पे, ये हमेशा होती है बराबर कि इस पार्टिकल या इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन. टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, अब चाहे वो इंटरनल फोर्सेस हो, एक्सटर्नल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, टोटल वर्क डन जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. तो मैं लिखूंगा बेटा, इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज टोटल वर्क डन, total work done by all the forces. बेटा ये इंपॉर्टेंट है. टोटल मैंने लिखा मतलब सारे फोर्सेस की जो वर्क डन एक बॉडी पे, एक सिस्टम पे, एक ऑब्जेक्ट पे जो भी हो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एक बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वर्क डन. समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है मान लो एक बॉडी पे 2-3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मैं लिखूंगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डैश डैश डैश. जितने भी टोटल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं या जितने भी इंडिविजुअल वर्क्स हो रहे हैं एक बॉडी पे, सबको आप ऐड कर लो तो टोटल वर्क डन आएगी. सो दिस टोटल वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा के. व्हाट इज डेल्टा के? डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So total work done is always equal to delta K. Delta K is change in kinetic energy, and change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. ठीक है? Final kinetic energy minus initial. When you subtract final initial from the final, you get the change in kinetic energy. Or you can write like this. Final के बदले आप लिख सकते हो 1/2 mv square, क्योंकि kinetic energy की फॉर्मूला ये where v is the final velocity minus 1/2 mu square, where u is the initial velocity. तो बेटा ये जो this is the mathematical statement of this theorem, that this is work done by total work done by all the forces. This is always equal to delta k. And what is delta k? Delta k is the change in kinetic energy. ठीक है बेटा? So बहुत ही important है ये theorem. इसकी बहुत सारी applications हम discuss करेंगे. अब एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज जो आप याद रखेंगे इस थ्योरम के रिलेशन में है, वो ये है कि बेटा 2 चीजें होती हैं. एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम या ऑन द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है? तो मैंने इससे पहले भी आपको वर्क डन में पढ़ाया है. वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा हम पॉजिटिव वर्क डन लेते हैं,
एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव वर्क डन होती है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव वर्क डन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहाँ आप याद रखेंगे बेटा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होती है तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। पॉजिटिव वर्क डन जब होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा निकलेगी। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, मतलब नेगेटिव वर्क डन होता है, आप याद रखेंगे उस टाइम पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल और ऑफ ए सिस्टम कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन। If work is done on the system, kinetic energy will increase, and if work is done by the system, kinetic energy of the system will decrease। ठीक है बेटा, तो जब भी एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो आप याद रखेंगे इसका मतलब है इस पे वर्क डन हुई है। काइनेटिक एनर्जी अगर चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक अगर सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा। तो इस थ्योरम के हिसाब से टोटल वर्क डन भी जीरो आएगी। सो वर्क डन कब होगी? जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। ठीक है बेटा, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। अब देखो इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को हम अप्लाई करते हैं, इसके कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, ये जो थ्योरम है ना, इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप वर्क डन फोर्स के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास वर्क डन कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। एक है वर्क डन बाय फोर्स, जो आपने इक्वेशन पढ़ी है, वर्क डन की पहली इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds। यहाँ पे आप जो वर्क डन कैलकुलेट करते हो वो आप फोर्स के जरिए कैलकुलेट करते हो, क्योंकि वर्क तो फोर्स ही करता है। सो दिस इक्वेशन गिव्स यू द कैलकुलेशन ऑफ वर्क when you have force, when force is given। अब आपके पास दूसरा एस्पेक्ट आ गया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपके पास फोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, और आप फिर भी टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपके पास एक और टूल है, एक और मेथड है, वो है आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। आप उसकी देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो गई है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी है आपके पास, द मास ऑफ दिस बॉडी इज 2 kg एंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज, लेट अस सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इस बॉडी पे अब बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो ये जो बॉडी है ये डिस्प्लेस हो गई, ये डिस्प्लेस हो गई, और इन फोर्सेस की वजह से इस बॉडी ने एक्सेलरेट किया, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी आ गई है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आपको अगर इन फोर्सेस की इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही आपको पता है कि ये डिस्प्लेस कितनी हुई है, फिर भी आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि यहाँ पे वर्क कितनी हो गई, क्योंकि आपको पता है कि इस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हुए हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि कितनी वर्क डन हो गई है इस बॉडी पे, ना ही आपको फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सा फोर्स आपके पास है इस बॉडी पे जो एक्ट कर रहा है, और ना ही आपको डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन है। बेटा आप स्टिल यहाँ पे भी आप वर्क डन निकाल सकते हो, और उसके लिए आपको ये वाली थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, और ये थ्योरम आपको कहती है दिस वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 m, मास कितना बेटा 2 kg, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15 स्क्वायर। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो माइनस 1/2 m, मास है 2 kg बेटा, और इनिशियल वेलोसिटी है 10। तो बेटा यहाँ इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, यहाँ से जो आपका आंसर आता है उस वही आंसर आपका जो है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन पर एक बात आप याद रखेंगे, जो आंसर यहां से निकलेगा ना आपका, दिस इज द टोटल वर्क डन। यहां से इंडिविजुअल फोर्सेस की वर्क डन नहीं निकलेगी, दिस इज द टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। ठीक है बेटा, चलो कुछ और एग्जांपल्स आपको हम यहाँ पे देते हैं इसके रिगार्डिंग।
चलो बेटा एक एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ। इस वर्क एनर्जी जो है हमने थ्योरम पढ़ी है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो बेटा ये डाटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक बॉडी है हमारे पास, एक बॉडी है हमारे पास, एंड द मास ऑफ दिस बॉडी इज 5 kg। हमारे पास एक बॉडी है, इसका जो मास है वो 5 kg है बेटा। ये मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, और ये जो बॉडी है, यहाँ क्वेश्चन आप देख लो, दिस ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे दिस बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, और ये जो हाइट है ये 20 मीटर है। दिस बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो ये अटेन करती है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 है, फाइनल इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और कितनी हाइट, कितनी वर्टिकल हाइट से ये गिर रही है, 20 मीटर की। और हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। हमें वर्क डन निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे एयर की जो रेजिस्टेंस है, एयर की जो फ्रिक्शन है, वो कितना वर्क डन करेगी उसका हमें बेटा निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम जो अभी हमने पढ़ा। तो देखो बेटा सिंपल सा एस्पेक्ट है। तो हमने क्या पढ़ा है अभी, टोटल वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी दी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आराम से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना वर्क डन, दिस इज टोटल वर्क डन। तो मैंने कहा ये जो टोटल वर्क डन होती है, दिस इज एक्चुअली द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वर्क्स। जो भी इस पे वर्क्स होंगी सबका जो सम है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आराम से निकल पाएंगे हम देखेंगे पहले कि इस पे कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और हर एक की जो है अलग अलग हम वर्क डन की इक्वेशन लिखेंगे। तो जब आप देखेंगे जो बॉडी है ये जब ये गिर रही है, तो इस पे बेटा 2 फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक तो इसका वेट mg, दूसरा एयर रेजिस्टेंस। अब तीसरा कोई और फोर्स इस पे है ही नहीं। अगर यहाँ आराम से देखेंगे, मैं आपको अगर कहूंगा कि इस बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो हमें बताओ बेटा इस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स, जब हवा में बॉडी गिर रही है तो कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। बेटा 2 ही फोर्सेस हैं, एक तो वेट है mg, दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। क्योंकि एग्जाम जो क्वेश्चन में वही से दिया है कि हमको वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे एयर है, तो एयर की जो फ्रिक्शन है वो भी इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसी की वर्क डन हमें निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल जो इस बॉडी पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो 2 है। एक है बेटा वर्क, एक है बेटा वेट ऑफ द बॉडी, दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन जो है वो भी 2 होंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो होगी, एक आएगी बेटा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस वर्क डन बाय mg, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा के। क्योंकि आपको आइडेंटिफाई, अगर आपको टोटल वर्क डन निकालनी है तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने बॉडी को एनालाइज किया तो हमने देखा इस पे 2 ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक तो है एयर रेजिस्टेंस, दूसरा है इसका वेट। तो दोनों फोर्सेस कितने वर्क डन करेगी, दैट विल बी टोटल वर्क डन, एंड दैट टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब चलो बेटा इसका तो हमें वैल्यू निकालना है, वर्क डन बाय एयर, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा प्लस। अब वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय वेट कितना होता है बेटा यहाँ पे, तो वर्क डन की जो फॉर्मूला है दैट इज F.S। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वर्क डन की जो बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ लिखता हूँ बेटा, ये आपने पढ़ा है, दैट इज F.S, ठीक है। दिस इज F इंटू S इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर वेट की वर्क डन निकालनी है तो F के बदले mg आएगा, ठीक है। S इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको आप हाइट मान लो, तो S के बदले बेटा आएगा h कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना आएगा बेटा, अब यहाँ पे बॉडी भी नीचे आ रही है और वेट भी डाउनवर्ड्स है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और बॉडी भी नीचे आ रही है, तो दोनों में एंगल 0 है, तो कॉस ऑफ 0 आएगा। कॉस ऑफ 0 डिग्री जो है 1 है, तो वर्क डन बाय वेट कितना आएगा बेटा mgh।
तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्क डन बाय mg के बदले में mgh लिखूंगा। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो बेटा आपका आंसर आ गया, मास दिया है, जी का वैल्यू पता है, हाइट भी दी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², v के बदले 10, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv², इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप बेटा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, सो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस प्लस मास कितना है आपका बेटा 5 kg, g इज 10 और हाइट इज 20 मीटर। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2, मास इज 10, फाइनल वेलोसिटी जो है मास इज 5, फाइनल वेलोसिटी जो आपकी है बेटा वो 10 मीटर पर सेकेंड से 10² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। बेटा इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम अप्रोक्सीमेटली, फाइनल जो आंसर जो आपका आएगा वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस दैट विल बी -750 जूल्स। इसको बेटा आप इस इक्वेशन को फिर आप खुद से सॉल्व करके आंसर को चेक कर लेना। ठीक है, सो आपने यहाँ पे देखा किस तरह हमने वर्क एनर्जी को जो थ्योरम है उसको यूज करके हमने वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकाला। ठीक है, चलो एक और प्रॉब्लम आपको सिखाता हूं बेटा। अब देखो बेटा एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं पढ़ता हूं। An object of mass m is tied to a string of length L and a variable force F is applied on it, which brings the string gradually at angle theta with the vertical. Find the work done by the force F. तो बेटा एक डायग्राम दी है, ऐसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका जो मास है वो m है और ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है दैट इज L। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है ये क्वेश्चन में, इस बॉडी पे, ये जो बॉडी है ना इस पे एक वेरिएबल फोर्स एक्ट करता है एंड दिस वेरिएबल फोर्स इज F। और इस वेरिएबल फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ग्रेजुअली ऐसे 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 करके यहां पे आ जाता है और ये जो फाइनल एंगल बनाता है ना वर्टिकल के साथ, दिस एंगल दैट इज थीटा। आराम से देखो बेटा, एक बॉडी आपके पास है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड अ वेरिएबल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट विच ब्रिंग्स द स्ट्रिंग ग्रेजुअली एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो इसी फोर्स की वजह से ग्रेजुअली ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाता है और एक कितना एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ, दैट इज थीटा। फाइन, सो फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको इस वेरिएबल फोर्स की वर्क डन निकालनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज के लिए मैं आपका जो है कंसंट्रेशन वो लेना चाहूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि ये बॉडी ग्रेजुअली यहां से यहां आ जाती है। ग्रेजुअली आने का मतलब है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0, या आप कह सकते हो कि ग्रेजुअली का जो मतलब है वो ये है कि द बॉडी कम्स फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी या इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं होती। आपको ये वेरिएबल फोर्स इस बॉडी को आराम से यहां तक ले आता है। आराम से ले आने का मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी या स्पीड यहां से यहां रहती है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ग्रेजुअली क्वेश्चन में लिखा है दिस बॉडी इज ग्रेजुअली ब्रॉट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन। तो आप याद रखो, इसका मतलब है जब बॉडी यहां से यहां आ जाती है, इसकी जो स्पीड है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो कांस्टेंट रहती है। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल विल आल्सो बी 0। समझ आ रहा है? तो ये बेटा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट, ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको ग्रेजुअली यहाँ से यहाँ लाना है। पहले ये जो बॉडी है वर्टिकल के साथ कितना, जब यहाँ पे थी ये ऑब्जेक्ट, ये कितना वर्टिकल के साथ एंगल बनाता था 0, अभी कितना बना रहा है थीटा। आपको ये जो इस पे F फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, वेरिएबल फोर्स, आपको इसकी वर्क डन निकालनी है जब ये यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा, मुझे बताओ ये जो बॉडी है इस पे कितने फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं। ठीक है,
अगर इस पे आप चेक करोगे, इस पे 3 तरह के फोर्सेस एग्जर्ट होते हैं। एक तो mg, इसका वेट, ठीक है बेटा। दूसरा यहाँ से सिटरिंग है तो टेंशन एग्जर्ट होगा। तीसरा बेटा यही वेरिएबल फोर्स एग्जर्ट एफ एग्जर्ट होता है। तो देयर आर 3 फोर्सेस एक्चुअली दैट आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। क्योंकि आपको टोटल वर्क डन निकालनी है ना, तो टोटल वर्क डन में सारे फोर्सेस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो इसका mg वेट, दूसरा टेंशन सिटरिंग की वजह से, और तीसरा जो वेरिएबल फोर्स दिया है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे टोटल वर्क डन किसके बराबर आएगी? वो आएगी वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स f। और टोटल वर्क डन हमेशा किसके बराबर होती है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम आएगी। सेम आएगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 आएगा। तो टोटल वर्क डन, that is the sum of all the work done by these 3 forces will be equal to 0, ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसका अलग से निकालेंगे वर्क डन, इसकी अलग से, और इसका वहां से हमें आएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना, वी हैव टू फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स है। अब देखो बेटा, यहाँ पे वर्क डन बाय mg निकालेंगे। mg की आप देखेंगे तो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले जो इस पार्टिकल की जो लेवल थी ये इस यहाँ पे था, यहाँ पे ये पार्टिकल था, अब ये यहाँ पे आ गया है। तो लेट अस एज्यूम कि इसने जो हाइट कवर की है, इसने जो हाइट बेटा कवर की है, टोटल हाइट, चलो इस हाइट को हम मानते हैं। यहाँ पे दिखाता हूं बेटा, देखो बेटा, ये पहले इस बॉडी की पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये आ गई है। लेट अस सपोज यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है ना आपकी, लेट अस सपोज दिस हाइट इज h, ठीक है। तो बेटा वर्क डन बाय mg कितना आएगा? वर्क डन बाय mg इज डाउनवर्ड, पर ये ऊपर जा रहा है। ऊपर कितनी हाइट इसने एक्वायर की है? mg, दैट इज h। तो वर्क डन कितना आएगा? mg h, पर नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इज डाउनवर्ड एंड h इज अपवर्ड, सो एंगल इज 180 डिग्री। तो wmg के बदले बेटा माइनस mgh आएगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत बार कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे फोर्स mg है तो h है हाइट, तो वर्क डन विल बी mgh। ये f डॉट s की फॉर्मूला से हमने निकाला, ठीक है। प्लस इसके बाद वर्क डन बाय टेंशन। और बेटा देखो, यहाँ पे जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाती है ना, तो हर एक पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टू द पाथ। अब देखेंगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बेटा, अगर ऐसे मूव कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, कभी यहाँ पे हो, तो टेंशन जो है हमेशा इस तरह होगा। और आप देखेंगे ये टेंशन हमेशा इसके पाथ के साथ 90 डिग्री बनाता है। यहाँ पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 आएगा। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन 0 होगी। तो इसका मतलब टेंशन की जो वर्क डन है बेटा वो वहां पे 0 आएगी। वाई? बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। इस केस में टेंशन डिस्प्लेसमेंट को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। प्लस बचा क्या बेटा? वर्क डन बाय एफ। अब इसी का हमें वैल्यू निकालना है। सो दिस ऑल इज इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर क्यों है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रहती है सेम, ठीक है। तो बेटा इसको वहां शिफ्ट करो। सो वर्क डन बाय एफ विल बी इक्वल टू, ये वहां जाके पॉजिटिव बनेगा, दैट इज mgh। अब बेटा इस h का वैल्यू हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ l। अब देखो यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ सिटरिंग है l, बेटा यहाँ से यहाँ भी लेंथ ऑफ सिटरिंग l ही आएगा, क्योंकि जब बॉडी यहाँ से यहाँ आएगी इसकी जो टोटल लेंथ ऑफ सिटरिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। अब अगर यहाँ से यहाँ l है तो यहाँ से यहाँ भी l आएगा। अब बेटा ये वाला ट्राइंगल ले लो आप, ये थीटा है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो l है। अगर ये l है तो यहाँ से यहाँ बेटा आएगा l cos ऑफ थीटा, यहाँ से यहाँ आएगा बेटा l sin ऑफ थीटा। ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होगा बेटा। हमने ये वाला जो है ये वाला राइट ट्राइंगल ले लिया है, ये वाला राइट ट्राइंगल, और इस राइट ट्राइंगल में बेटा यहाँ से यहाँ लेंथ ऑफ सिटरिंग है l, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ ऑफ सिटरिंग है l। अब आपको यहाँ से यहाँ निकालना पड़ेगा कितना है। अब अगर यहाँ से यहाँ l है तो राइट ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज l है तो ये बेस है, इसकी बेस आएगी बेटा l cos थीटा, तो परपेंडिकुलर आएगा l sin थीटा। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ है l cos थीटा, यहाँ से यहाँ है l, तो यहाँ से यहाँ जो है उसी को आपने h कहा है। तो अगर आपको इतना निकालना है तो आप पहले सारा देखो कितना है, सारा है l,
उस सारे में से इतना आप माइनस कर लो, वो कितना बचा बेटा L cos थीटा, तो L में से L cos थीटा सब्ट्रैक्ट करो तो वहां इतना बचेगा, दैट इज इक्वल टू H। सो आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज mg, H के बदले हम लिख सकते हैं सारी लेंथ कितनी है बेटा L माइनस, फिर यहाँ से यहाँ लेंथ जो है वो माइनस कर लो, दैट इज L cos ऑफ थीटा। ये बेटा आपने H का वैल्यू निकाला, क्योंकि ये H ये वाली लेंथ है, तो ये सारी लेंथ में से ये माइनस कर लिया तो H बचा। सो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स F, दैट इज mg। ये बेटा L कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो बेटा ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। सो दिस वाज वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आंसर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ लिखूंगा मैं। सो द फाइनल आंसर जो आपका है दैट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस mgl इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप कि अभी दिखाई दे रहा होगा। देखो बेटा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड एक्चुअली इन जेई मेंस 2017 और क्वेश्चन मैं बेटा पढ़ूंगा यहाँ पे। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल टू 60। ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स मतलब एक वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है F इक्वल टू 60, T इज द टाइम, ठीक है। एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। जो मास है बॉडी का वो 1 kg है और इस बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो वेरिएबल है, दैट इज गिवन 60, ठीक है। हमें क्या करना बेटा, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो 0 है पार्टिकल। द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। आपको वर्क डन निकालनी है, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड। आपको पहले सेकेंड में कितनी वर्क डन होगी उसका वैल्यू निकालना बेटा, ठीक है। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। एक बॉडी पे फोर्स दिया हुआ है, कितना एक्ट कर रहा है, बट ये वेरिएबल फोर्स है, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जो बॉडी की है वो 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। जब ये रेस्ट से स्टार्ट होगी और ये फोर्स एक्सर्ट होगा इस पे तो ऑब्वियसली ये एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपको 1 सेकंड में कितनी वर्क डन होगी वो निकालनी है बेटा, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सो F इक्वल टू 60, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी है ना, हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेट अस फाइंड आउट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी उससे हमारी फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही बराबर होता है ना वर्क डन। तो हमारा जो इसमें अप्रोच रहेगा वो हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही बराबर होता है वर्क डन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। अब हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमको फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और वो निकालेंगे हम यहाँ से। तो देखो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सो फोर्स इज 60, फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इज 60। अब मास दिया है 1 kg, सो दिस इज 1a इक्वल टू 60। अब एक्सेलरेशन के बदले हम लिख सकते हैं dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज 60, ठीक है बेटा। तो इसको यहां लाएंगे हम, सो dv विल बी इक्वल टू 60 dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, तो वेलोसिटी कहां से कहां होती है, यहाँ वेलोसिटी के लिमिट्स आएंगे u टू v, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। तो टाइम का लिमिट कहां से कहां आएगा बेटा 0 to 1, क्योंकि आपको 1 सेकेंड में निकालनी है ना। आपको बेटा 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड की वर्क डन निकालनी है, इसलिए हमने टाइम के लिमिट जो दिए हैं वो 0 to 1 दिया। और वेलोसिटी के लिमिट जो आएंगे वो आएंगे u टू v। u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फाइनल वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम v का वैल्यू निकालेंगे। तो ये यहां से गया तो ये आएगा बेटा v माइनस u, दिस इज इक्वल टू 6 आएगा बाहर। तो t dt की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट आएगा फ्रॉम 0 to 1। सो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, सो v विल बी इक्वल टू ये 3 जार, दिस इज 3t स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1। सो फाइनल वेलोसिटी जो आपकी आती है बेटा t का वैल्यू 1 देंगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई तो वर्क डन आप आराम से निकाल सकते हो।
तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो. टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. So final kinetic energy is 1 by 2 mv square minus initial is 1 by 2 mu square. So this is equal to 1 by 2. मास कितना दिया है बेटा 1 kg. फाइनल वेलोसिटी कितनी निकली हमारी 3. So 3 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है. तो इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर जो आएगा वर्क डन दैट विल बी 4.5 जूल्स. ठीक है बेटा. सो दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर आ गया.